थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया है कि हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा हमने क्या पढ़ा एप्लीकेशन कि कोई भी फार्मूला फिजिक्स का अगर हमको दिया हो तो हम उसको चेक कर सकते हैं डायमेंशनल की हेल्प से कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है और वहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या आनी चाहिए। उसके एग्जांपल्स हम सब प्रैक्टिस कर चुके। अब एक तीसरा एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस करके या डायमेंशंस का इस्तेमाल करके नया फार्मूला बना सकते हैं। कोई भी फिज़िकल फार्मूला क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किस किस बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वो हमने नोट किया है ऑलरेडी। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसका यूज़ आपने नोट किया था। क्या क्या था, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किस किस बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, किस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और किस पर इन्वर्सली डिपेंड करती है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन कम इफेक्टिव होता है, यानी कौन सी क्वांटिटी उस फिज़िकल क्वांटिटी को ज़्यादा इफेक्ट करती है, कौन डायरेक्ट इफेक्ट करती है, कौन इनडायरेक्ट इफेक्ट करती है, कौन 1 गुना इफेक्ट करती है, कौन 2 गुना इफेक्ट करती है, कोई 2 गुना बढ़ी तो ये घटा कि बढ़ा, ये सब कौन बताता है, फार्मूला, फिज़िकल फार्मूला। समझ आया। तो फिजिक्स के जो फार्मूले होते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं और डायमेंशनल एनालिसिस करके हम लोग कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन लेता हूं जो मैं इससे पहले भी 2 बार ले चुका हूं, दैट इज़ द केस ऑफ पेंडुलम, जिसका आपके क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट भी होता है। ठीक है, लैब में आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी करते हो। पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, वो फार्मूला हम ऑलरेडी 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। वही एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूँ। जैसे ये हमारा एक पेंडुलम है, ये उसकी स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक बॉब ऐसे लटका होता है, इसका कुछ मास होता है। ठीक है, इसका मास, इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, ये वाली लेंथ लैब में आप लोग मेज़र करोगे। ठीक है, ये बॉब, इसका मास कितना है, मेटल का बना होता है, बॉल जैसे छोटा सा, इसको बॉब बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसका मास हम लोग लैब में मेज़र करते हैं। ओके, ठीक। तो एक चीज़ क्या होती है मेज़र करने के लिए, लेंथ, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, छोटा है, बड़ा है, कितना है। दूसरा क्या मेज़र करते हैं, इस मेटल बॉब का मास कितना है। ठीक है, और इसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। समझ आया। हाँ जी, तो ये ऐसे जाता है, ऑसिलेट करवाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक ऑसिलेशन में ऐसे जा कर के वापस उसी जगह पर आया जहाँ से स्टार्ट किया, ये वापस वहीं पे आ गया एक चक्कर झूल के, इसको बोलेंगे 1 ऑसिलेशन। इसको कितना टाइम लगता है वो टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, समझ आया, टाइम कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट किस चीज़ को करेंगे हम, टाइम, जिसको मैं टी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लोग बार बार वेरिएशंस लाते हैं, चेंज लाते हैं। वो चेंज क्या होता है, हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि जो टाइम यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं या ये जो ऑसिलेशन करता है इसका टाइम कब कम होगा, ज़्यादा होगा, ये किस किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है वो क्वांटिटी पता चल जाए, किस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, किस पर इनडायरेक्ट डिपेंड करता है, किसके पावर में क्या आता है, यही सब तो कौन बताता है, फार्मूला। समझ आया। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, फार्मूला। तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि कौन किस पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, कौन किस पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फोर्स के लिए मैंने बनाया था क्या, MLT-2, यानी फोर्स मास पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। फोर्स का पावर 1, मास का पावर 1, ये डायमेंशन है फोर्स का। लेंथ के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ये हम एग्जांपल कोट कर चुके हैं पहले। टाइम के साथ 2 टाइम प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन इन्वर्सली, टाइम नीचे है। ठीक है, तो यही रिलेशन हम बनाना चाहते हैं, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। समझ आया। या फोर्स का फार्मूला हमने एक्चुअल फार्मूला क्या बनाया है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक्सेलरेशन, दिस इज मास, सो दिस इज मास, दिस इज एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, यानी मास को अगर आप 1 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स भी 1 गुना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मास को 2 गुना कर दोगे तो फोर्स भी 2 गुना लगाना पड़ेगा। 1 गुना एक्सेलरेशन से चलाना है तो फोर्स 1 गुना लगाना पड़ेगा। 2 गुना एक्सेलरेशन देना है किसी बॉडी को, ज़्यादा फास्ट करना है तो फोर्स भी 2 गुना लगाना पड़ेगा। ये बताता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनका पावर। तो इस फोर्स के फॉर्मूले में कौन कौन आता है, उसका पावर क्या होता है, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, कहाँ रहेगा, यही तो फार्मूला है और यही फार्मूला हमको बनाना है। मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ इसका, और इसमें हम मेजरमेंट किस किस चीज़ का ले रहे हैं, एक लेंथ का, एक बॉब के मास का, और इसको एक ऑसिलेशन में कितना टाइम आया, ये लिए। जिस कमरे में हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उस कमरे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इसकी वैल्यू कितनी है ये नापेंगे। 9.8 या 10 अलग अलग जगह पर ये बदलता रहता है। चैप्टर नंबर 8 में चल के हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलता है। समझ आया? हाँ जी। अब ये एक बार रीडिंग ले लिए, अब हम क्या करते हैं, इनको बार बार चेंज कर करके देखते हैं कि लेंथ को 2 गुना करने से टाइम में कितना फ़र्क आया, लेंथ को आधा कर देने से टाइम में कितना फ़र्क आया। समझ आया? अभी कुछ लेंथ लिया, इसको ऐसे ऑसिलेट करवाया, लेंथ मास सब नाप लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नाप लिए, घड़ी लेके बैठ गए, हमने देखा ये 1 मीटर लंबी तार है, इसको झुलाओ, कितना टाइम लगा, नोट कर लिए। उसके बाद चलो देखते हैं लेंथ को छोटा करके ऑसिलेट करवाते हैं, कितना टाइम लगता है, नोट कर लिए। लेंथ को बड़ा कर लेते हैं और फिर से इसको ऑसिलेट करवाते हैं, टाइम नोट कर लिए। यानी हम क्या चेंज कर रहे हैं बार बार, लेंथ, और क्या चेक कर रहे हैं, टाइम। लेंथ को छोटा करने से टाइम में क्या इफेक्ट आता है, लेंथ को बड़ा करने से टाइम में क्या इफेक्ट आता है। यानी लेंथ उस टाइम को कैसे इफेक्ट करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, पावर 1 से इफेक्ट करता है, पावर 2 से इफेक्ट करता है, -2 से -1 से कैसे इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पर ये पावर लगे हुए हैं, दिख रहा है। फिर ऐसे ही हम इसके बॉब के मास को भी छोटा बड़ा कर करके, पहले सिंपल मास को ही रख के चेक करेंगे कितना टाइम लगा ऑसिलेशन का, फिर मास को बढ़ा के चेक करेंगे कि मास का क्या इफेक्ट होता है टाइम में, मास को कम करके देखेंगे अब कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन में। समझ आया? इसी तरह से जी को बदल बदल के चेक करेंगे। कमरे में हम बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ होगी, फिर ये पूरा सेटअप लेके मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, जैसे ही हम हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है ऊपर जाके, ठीक है, जी चेंज होता है। तो हम वहाँ जाके चेक करेंगे कि जब हम कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ जी 9.8 था, तो हमको इतना टाइम लगा था ऑसिलेशन में। ऊपर जाके पहाड़ में जाके चेक करेंगे जहाँ जी की वैल्यू कम हो गई, वहाँ इसको कितना टाइम लगता है, तो वहाँ पे जाके हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रहा है? इसका मतलब मैं कौन कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो टाइम को अफेक्ट करती हैं, बताइए। पहला तो आपका टाइम हो गया ये, ठीक। दूसरा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी अफेक्ट कर रही है, लेंथ। इसको चेंज कर करके देख रहे हैं कि लेंथ को छोटा करने बड़ा करने से टाइम में कितना फ़र्क आता है, यानी टाइम को ये कैसे अफेक्ट करता है, 1 गुना, 2 गुना, आधा गुना, रूट गुना। समझ आ रहा है ये सारी लैंग्वेजेस। दूसरी चीज़ मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हम कितनी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, 4 क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं इन तीनों को बदल बदल के कि टाइम में कितना कितना चेंज आता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं जिस फार्मूले में क्या क्या इन्वॉल्व हो, लेंथ आ जाए, मास आ जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए, और वो टाइम को कैसे कैसे अफेक्ट करती हैं वो हमको पता चल जाए, कौन डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, कौन इन्वर्सली अफेक्ट करती हैं। यानी हमको फार्मूला बनाना है। ये बातें समझ में आई? यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम का लेंथ के साथ, मास के साथ, एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, और वही तो हमारा फार्मूला बनेगा। जैसे इस फोर्स का मास और एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला बताता है ना। यही फार्मूला हम इसका भी बनाना चाहते हैं कि टाइम ऑफ द ऑसिलेशन किसके बराबर होगा, इनका क्या क्या रिलेशन होगा, लेंथ के साथ, मास के साथ, जी के साथ। समझ आया? तो हम क्या करना चाह रहे हैं जी, हेडिंग दीजिए, स्टैब्लिश एग्जाम्पल। establish relation of time with किसके किसके साथ रिलेशन, लेंथ L, टाइम को T लिख लेना, रिलेशन विथ लेंथ और मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, समझ में आया? तो हमको फॉर्मूला बनाना है सीधे शब्दों में। ठीक, चलिए कैसे बनाएंगे, मेथड देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे नया फॉर्मूला बनाया जाता है। हम एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इसका। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर लिए, कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है नोट कर लिए एक तरफ से। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हम बनाने जा रहे हैं, समझ गए? तो देखिए कैसे करना है। ये मैंने लिखा टाइम, ठीक, और टाइम का रिलेशन मैं किसके साथ देख रहा हूँ, लेंथ के साथ, मास के साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। समझ आया? तो ये मैंने लिखा लेंथ, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन्हीं चारों में हमको रिलेशन चाहिए।
ठीक है जी, बोलते जाना, बोलते जाओ ना, ठीक है, ठीक, ओके। अब हमको नहीं पता कि लेंथ जो है टाइम के साथ कैसा रिलेशन, ये टाइम जो है इस लेंथ के साथ कैसे रिलेशन में है, लेंथ कितना इफेक्ट करता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, क्योंकि हम जान रहे हैं फॉर्मूले में कभी कोई क्वांटिटी 1 बार आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है। डायमेंशंस जैसे एरिया में लेंथ कितनी बार आता है, 2 बार, तो एरिया हैज़ 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। हमको नहीं पता कि इस टाइम में लेंथ कितनी बार आएगा, कितने डायमेंशन होंगे, समझ रहे हैं, मास के कितने डायमेंशन होंगे और जी के कितने डायमेंशन होंगे, हमको नहीं मालूम है। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इनडायरेक्टली, हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से सबके कुछ ना कुछ डायमेंशन इमेजिन कर लेते हैं। समझ आया, हमने बोल दिया ठीक है, चलो नहीं समझ में आता तो मान लेते हैं लेंथ का कितना डायमेंशन रहा होगा A, मास का कितना डायमेंशन होगा B, और एक्सेलरेशन का कितना डायमेंशन रहा होगा C, और ये टाइम इन्हीं पर तो डिपेंड करता है। और यही चीज़ तो हमको निकालना है ABC कि इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, कि 1/2 होगा कि -1/2 होगा, तो रूट में लिख देंगे। समझ रहे हो, अल्टीमेट टारगेट फार्मूला ऐसे ही बनता है ना, एक हम बना के देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो हमको निकालना है टाइम का रिलेशन इनके साथ, यानी टाइम इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक, डिपेंड करने के लिए हम बोलेंगे दिस इज प्रोपोर्शनेट टू ऑल थिंग्स। समझ आया, सबको क्या लिख दिए, प्रोपोर्शनेट लिख दिए। ठीक है, और सब जानते हो आप लोग कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या आ जाता है वहाँ, एक कांस्टेंट, मालूम है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है वहाँ क्या आता है, एक कांस्टेंट। ठीक, तो हम जब इसको रिमूव करेंगे, ध्यान से देखो इधर, इसको हमने रिमूव किया इक्वल साइन, तो क्या आएगा इसको हटाने के बदले में, एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट। बाकी चीज़ें एज इट इज़, दिस इज लेंथ का डायमेंशन A, मास का डायमेंशन B, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन C। यही डायमेंशन ही हमारा टारगेट है। ठीक है, अब से जब भी आगे हम लोग काम करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 यही होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो यही लिखना है। तो अब जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नया फार्मूला बनाने का, स्टेप नंबर 1 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, कि एक क्वांटिटी जिसका रिलेशन बनाना है हमको, उसको इक्वल टू एक कांस्टेंट, और जिनके साथ रिलेशन बनाना है उनके साथ लिख देंगे। समझ आया, ये आया कि नहीं। अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल, होमोजेनिटी। वो क्या बताता है कि किसी भी फिजिकल फार्मूला में, किसी भी फिजिकल रिलेशन में जितने टर्म होते हैं उन सब के डायमेंशन एक जैसे होते हैं। समझ आया, सेम डायमेंशन होता है हर एक टर्म का। ये कौन बताता है, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, टाइम क्या है, तो ये भी क्या चीज़ होगा। ये कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, कितने, बोलो ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कितने टर्म, 1 टर्म। क्यों, कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई टर्म नहीं बनाते, प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं, और इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, इसलिए ये पूरे एक सिंगल टर्म है। तो अगर ये टाइम है तो ये किसके इक्वल हो सकता है, टाइम मास के इक्वल तो नहीं हो सकता, टाइम लेंथ के इक्वल तो नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, इसलिए अगर ये टाइम है तो ये भी क्या होगा, पूरा टाइम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि हर टर्म के एक इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हर एक का डायमेंशन हम MLT में लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग जब तक काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या इधर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसमें हमारे डायमेंशन सिर्फ यही 3 चलते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, बाकी की चीज़ें फिर आगे की फिजिक्स में आती हैं। तो सिर्फ हम अभी 3 लेके चलेंगे। इसका डायमेंशन बताओ, इसका भी लिखना है LHS का, RHS का, दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखेंगे, लेकिन डायमेंशन कैसे लिखेंगे उसका तरीका देखिए। ठीक, ये क्या है, टाइम। ठीक है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखना है मुझे। ये क्या है, टाइम, इसका डायमेंशन क्या होगा, बोलिए क्या होगा डायमेंशन, टाइम क्या होगा इसका डायमेंशन, T/2, हाँ, T का पावर 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 ही है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ये भी मास भी लिखना है, लेंथ भी लिखना है, टाइम भी लिखना है। ठीक, देखते जाओ। लेकिन इसमें कोई मास नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, तो इनको क्या कर देंगे, 0 0, टाइम 1 है, ये इसका डायमेंशन हो गया, लिख गया LHS का डायमेंशन। अब इक्वल RHS का डायमेंशन लिखना है। K क्या चीज़ है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखना है। ये क्या चीज़ है,
अब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, तीनों का लिखेंगे। समझ आया? हाँ जी बताइए, ये क्या है? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? ये तीनों लिखना है आपको, MLT। बताइए लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ क्या होता है? ये लेंथ ही है तो लेंथ ही डायमेंशन हुआ ना। पावर कितना है इसका? 1 लेंथ है। समझ आया? ओके। टोटल पावर कितना? क्या लगा है ऊपर में? पावर A। समझ आया? अब इसमें मास कितना? कुछ नहीं। टाइम कितना? कुछ नहीं, 0। ये सिर्फ लेंथ है तो सिर्फ लेंथ को लिख दिए। ये एज ए फॉर्मेलिटी आ रहे हैं साथ में, इसको नहीं लिखने से फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक, अब हम इसका लिखेंगे। इसका बताइए, ये क्या है? मास। मास का डायमेंशन तो m कितना? 1, L कितना? 0, टाइम कितना? 0, और इसका पावर कितना है? b। फिर हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। ये क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप बताओगे, क्या होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन? हाँ बोलो, कल आप 3 बार बताए हो। LT -2। तो m कितना? m नहीं होता, 0, L 1 T -2, और इसका पावर कितना है? c। ये हो गया। दोनों तरफ का हमने क्या लिख लिया? डायमेंशन। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों टर्म के हमने क्या लिख दिए? डायमेंशन लिख दिए। समझ आया यहाँ तक? हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका टोटल पावर लिखेंगे। देखो ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ सब आपस में मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है? और मल्टीप्लाई में अगर ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, केस मल्टीप्लाई का है, तो इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाता है। केस मल्टीप्लाई का होता है तो सारे पावर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर और उधर दोनों तरफ M0 L0 T का पावर 1। ये इधर देखो M, इधर मैं लिख रहा हूँ M। M का टोटल पावर बताओ। देखो सिर्फ MM लेंगे हम, MLT लिख रहे हैं सिर्फ 3 ना, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ आ जाएंगे 3 MLT, सारे पावर ऐड करके। इसका पावर 0 ऊपर A, 0 मल्टीप्लाइड बाय A, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो M का पावर यहाँ 0 हो गया। लिखें क्या? 0 नहीं लिखना। यहाँ देखो M का पावर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय B, टोटल पावर तो बाहर B है, 1 इंटू B, B, तो M का पावर कितना हो गया? B। ये M का पावर B। ओके, खत्म। यहाँ M आया 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय C, 0, लिखना नहीं लिखना। तो M का टोटल पावर कितना बना? B बना। तो ये हमने B ऐसे लिख दिया। उसके बाद लेते हैं लेंथ। लेंथ देखो, लेंथ का पावर 1 इंटू A कितना? A लिख लें, दिस इज A। यहाँ पे लेंथ का पावर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय B, 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लेंथ 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय C, C, तो और कितना हो गया? और C, तो ऐड करके लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं ऐड करके? क्योंकि ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? मल्टीप्लाई में, दोनों L L हैं, बेस हैं, दोनों बेस सेम है, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे जो भी पावर बन रहे हैं। A + C बना। हाँ जी, टाइम का बताइए। टाइम, इधर टाइम कितना? 0 मल्टीप्लाइड बाय A, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय B, 0, -2 मल्टीप्लाइड बाय C कितना? -2 इंटू C कितना हुआ? -2C हो गया? हुआ? हाँ, अब ये बीच में क्या लगा है? और ये सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? कि एक इक्वेशन में हर टर्म के डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में क्या होगा? सेम। डायमेंशन कौन है? ये पावर। पावर ही डायमेंशन बताता है ना, समझ रहे? तो इनके पावर और इनके पावर क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, और इनके पावर हम अब खाली इक्वेट कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ M, यहाँ M, B, M का पावर B, M का पावर 0, बेस बेस सेम है तो ये पावर भी सेम होंगे। B इज इक्वल टू कितना? 0, B 0, L L देखो L का पावर A + C और इधर 0। उसके बाद T देखो -2C इक्वल टू यहाँ कितना? T का पावर। तो ये आपस में बराबर होंगे पावर। डायमेंशन लिख रहे हैं ना, ये पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। तो इनके पावर और इनके पावर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये समझ आया? अब यहाँ से A B C की वैल्यू निकालनी है। कितने अननोन क्वांटिटी है? 3 A B C। कितने इक्वेशन है?
3, तो तीनों वैल्यू आ जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से C की वैल्यू बन जाएगी आपसे, बताइए C की वैल्यू कितनी आई, ये -2 उधर चला गया, कितना हुआ, कितना हुआ, -1/2। ओके, C की वैल्यू आ गई, B तो तुमको दिख ही रहा है कितना है, डायरेक्ट 0। उसके बाद इस C की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो A + C कितना रखना है C की जगह, -1/2। ये -1/2 जब उधर जाएगा +1/2, तो A = कितना हो गया, कितना हो गया 1/2। ABC की वैल्यू मिल गई, और यही तो हमको चाहिए था यहाँ रखने के लिए ABC, क्योंकि हमारा मेन इक्वेशन ये है, यही तो था हमारा फॉर्मूला। चेक करो टाइम का इनके साथ क्या रिलेशन है, ये हुआ इतना। अब हम इनको पुट करते हैं, देखिए फिर से वापस यहीं आ गए। टाइम = K, दिस इज L का पावर बताओ, A कितना लिखना है मुझे, हाफ। उसके बाद मास का पावर B था, B कितना आया है 0, तो ये इसका पावर 0 हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पावर C है, और C कितना है -1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, नहीं 0.5 नहीं बताना है, किसी का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, स्क्वायर रूट। और -1 अगर आ गया तो माइनस मतलब वो चीज़ 1 के अपॉन में लिखी है, प्लस हो जाएगी। -1/2 है मतलब 1/2 तो रूट है, माइनस है मतलब 1 अपॉन, नीचे भी रूट बनेगा जाके, वो समझ आया। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, देखिए दिस इज K, L का पावर क्या है, हाफ, मतलब रूट, तो ये है L का पावर हाफ, ये G, हाँ M देखो, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो ये तो खत्म हो गया, 1 बन गया। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हुआ तो वो क्या बन गया, वो 1 बन जाता है, खत्म वो। हाँ जी, G का पावर पहले माइनस को पॉजिटिव बनाओ, क्या करना पड़ेगा, इसको अपॉन में लिखेंगे, तो G का पावर 1/2 हो गया नीचे जाके। पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट, इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2, मतलब इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, दोनों को एक रूट में लिख दें, समझे। तो ये दोनों को हमने क्या किया, दिस इज L/G, समझ रहे हो, ये ऐसे, और ये आ गया T, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, √L/G। समझ आया ये कि नहीं आया, पक्का, हाँ। तो ऐसे हम बनाते हैं फॉर्मूला कि ये टाइम किसके किसके साथ रिलेट करेगा और किस तरह रिलेट करेगा, कौन किस पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा, कौन इनडायरेक्ट डिपेंड करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है कि इनडायरेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट, और लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। भले इसका पावर हाफ है तो वो हम वो लगा लेंगे हाफ करके, ठीक है, समझ में आया, बोलो बोलो, आ गया। चलिए एक और बनाते हैं इसी तरह का, जो हम पहले फ्रीक्वेंसी वाला कर चुके हैं, ठीक, नोट करो क्वेश्चन एक, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। सेकंड क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, क्या पढ़ते हैं सिंबल को, न्यू, समझ गए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, ये एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं ना, इसका फॉर्मूला चेक करने के लिए, याद है, याद है, इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था जब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, फॉर्मूला चेक करने वाला, उसमें ले चुके हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे एक गिटार का तार है, उसको टाइट करके अच्छा आप ऐसे दबा दो, एक बार दबा के छोड़ दो तो ऐसे वाइब्रेट करने लगता है गिटार का तार। एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, उस तार की लेंथ के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा बड़ा तार होगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकती है, छोटा तार होगा तो कम फ्रीक्वेंसी होगी, कम वाइब्रेट करेगा, समझे। या ये हो सकता है छोटा तार होगा तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा बड़ा तार होगा तो कम वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन का यानी फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, समझ आया। इसी तरह से और किस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, टेंशन, कितना टाइट किए हो, कितना फोर्स लगाए हो उसमें, टेंशन। टेंशन क्या चीज़ है, फोर्स है कि आपके दिमाग में है, फोर्स है ना, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स वाले, जो फोर्स का होता है। और किस पर डिपेंड करता है,
मास पर यूनिट लेंथ। याद रखना ये सिर्फ मास नहीं है, ये क्या है, एक यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ स्ट्रिंग की ये मास है। 1 यूनिट लेंथ समझ रहे हो, 1 मीटर लंबे तार का मास है ये, पर यूनिट लेंथ समझ आया, मास। ओके, हमको क्या करना है, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन दैम, यानी ये फ्रीक्वेंसी और लेंथ, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, समझ आया। आप कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेप नंबर 1 प्रोपोर्शनेट वाला लिखूं कि डायरेक्ट कांस्टेंट से स्टार्ट करें, याद है कि नहीं। हाँ जी, पहला स्टेप क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट, फिर इन तीनों को लिखेंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कौन कौन सी चीज़ आई जी बताओ, लेंथ और टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। याद रखना ये पर यूनिट लेंथ है, तो अपॉन लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, उसके नाम ही से पता चल रहा है पर यूनिट लेंथ मास है ये, समझ गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, दिस इज कांस्टेंट, तो जरूर इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, यानी ये कुछ बार आता होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, वो पावर। तो इसका पावर क्या मान लिए, डायमेंशन A, इसका डायमेंशन क्या मान लिए B, इसका डायमेंशन क्या मान ली C। और यही तो हमारा जॉब है, ABC पता करो, क्योंकि ये डायमेंशंस अगर पता चल गई तो लगा देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा ये, समझ आया, बोलिए। हाँ जी, चलिए क्या करना है बताइए, क्या करते हैं, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, आप नोट कर चुके हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो ऊपर नंबर ऑफ साइकिल आया, नीचे सेकंड आया, नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सेकंड, उसका डायमेंशन क्या होगा, बोलिए, सेकंड का डायमेंशन क्या, बोलो ना, ऐसे यहाँ बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होना है कन्याकुमारी, समझी, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। क्या है जी सेकंड का डायमेंशन, टाइम है ना, तो टी बोलो ना सीधे, पावर क्या लगेगा उसका, 1 कि -1, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम है, पर सेकंड, तो नंबर ऊपर डिवाइड में सेकंड, तो डिवाइड में टाइम आए ना, तो क्या लिखोगे उसको, टी का पावर -1, ये सब पहले कर चुके हो पिछली क्लास में। तो इसका डायमेंशन कितना, टी का पावर -1, और साथ में इनको भूलना नहीं है, इनका पावर कितना, 0। ये किसका लिख दिया हमने डायमेंशन, मास का, किसका, फ्रीक्वेंसी का, इक्वल, इसका क्या लिखूं डायमेंशन बताओ, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होता है। ये क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन बताओगे, बताओ, MLT, क्या लगाऊं पावर, M में क्या लगाऊं 0, L में क्या लगाऊं 1, T में क्या लगाऊं 0, और इसका होल पावर क्या लिखना है मुझे, A। हाँ जी, इसका बताओ, ये क्या है, टाइम, टाइम क्या लिखूं, टेंशन है, टाइम नहीं है, T लिख दूं, टाइम क्या लिखना है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये फोर्स है टेंशन का, समझे, और टेंशन इसे फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या, MLT -2, जल्दी से देख ली पीछे से, है ना, वाह, MLT -2, M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2, होल पावर कितना, B। हाँ जी, इसका बताइए, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, क्या लिखना है, मास पर यूनिट लेंथ है, सिर्फ मास नहीं है, तो क्या बताओगे, मास अपॉन लेंथ, बताओ क्या लिखना है, MLT, बताइए, पावर तो C आएगा, MLT में क्या पावर लगाऊं, M 0 की 1, 1, L कुछ रहेगा, L में क्या, -1, अपॉन L है ना, -1, टाइम कोई टाइम नहीं, क्योंकि सिर्फ ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ये 0 हो गया, समझ आया, ये आपसे बन गया, मतलब आपसे पूरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका खाली हम क्या लिखेंगे, M में कितना पावर, L में कितना पावर, टाइम में कितना पावर, क्योंकि इधर तो वही दिया है, M L टाइम, ये ठीक है। बताओ टोटल पावर बताओ ऐड करके, दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाय A, 0, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय B, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय C, तो ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि मास 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 मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो B + C आया ना इसका। ये लेंथ का बताओ, 1 मल्टीप्लाइड बाय A, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय B, दिस इज +B,
-1 मल्टीप्लाइड बाय सी, माइनस सी, ठीक है। टाइम का बताइए, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, -2 मल्टीप्लाइड बाय बी, -2b, 0 मल्टीप्लाइड बाय सी, खत्म। अब क्या करना है, डायमेंशंस क्या होंगे, एक ही इक्वेशन है फिजिक्स का और इसके हर टर्म के डायमेंशन सेम होंगे, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, याद दिलाऊं, बता दो, प्रिंसिपल ऑफ, अब ये स्पेलिंग देख लेना क्या होता है, होमोजीनियटी, कुछ होता होगा इसे ही देख लेना, ठीक है, नाराज नहीं होना, गलत लिख दिया तो गलत ही है, जीनियटी ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ई होगा, आई होगा, मैनेज कर लेना भाई ना, स्टार लगा दे रहा हूँ, इतना याद नहीं रहता, 5-10 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं तो इतना सारी चीज़ें याद नहीं रहती ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये दोनों तरफ के डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल, डायमेंशन कौन है ये, तो b प्लस सी किसके बराबर, हाँ जी, a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर, 0, -2b किसके बराबर, -1 के बराबर, तो b की वैल्यू तो यहाँ से दिख गई ना, कितना दिख रहा है b की वैल्यू, ये उधर चला गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 नीचे चला गया, कितना हुआ ये 1/2, हाँ जी, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ रख दूँ कितना 1/2, तो c कितना हो जाएगा -1/2, b यहाँ क्या रखे 1/2, उधर भेज दो b को तो c आ जाएगा, कितना आ गया -1/2, ए फॉर एप्पल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से रखिए, b की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, c की वैल्यू क्या रखेंगे -1/2, ये माइनस है -1/2, +1/2 +1/2, आधा आधा कितना हो गया 1, 1/2 यानी आधा, आधा प्लस आधा 1 + 1 + 1 उधर गया -1, तो ए फॉर एप्पल की वैल्यू कितनी आ गई -1। आ रहा है समझ, ओरल कैलकुलेट है, ऐसे नहीं करना कापी के पीछे जाके तीनों इक्वेशन लिखो, फिर वो लगाओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फार्मूला, 3 वेरिएबल का फार्मूला और नौटंकी करो, टाइम बर्बाद करो, ऐसा नहीं करना है ना, समझे, आ गया ABCD। अब क्या करना है बताओ, अब वापस आना है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि आपको ABC मिल गया है। अब हम लिखेंगे देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट L का पावर A फॉर एप्पल कितना आया है A -1, टेंशन का पावर B फॉर बॉल कितना है 1/2, और मास पर यूनिट लेंथ का पावर कितना आया है C, और C की वैल्यू है 1/2। चलिए एडजस्ट कीजिए, -1 का मतलब क्या, क्या कह रहे हो, ये मैंने प्लस लिख दिया, ओके सॉरी, -1/2, ठीक है, अब ठीक है, और देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, है बता दे कहाँ पे, कहाँ नहीं है, एक बार हाँ बोलता है, एक बार बोलता है नहीं है, चलो कंफ्यूज करता है, हाँ ठीक है, ये हो गया, ओके, L का पावर -1 प्लस बनाओ, कैसे बनेगा 1/L, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1/L, आ रहा समझ, पॉजिटिव हो गया नीचे जाके, ओके, T का पावर हाफ मतलब दिस इज T का पावर हाफ, ये, और M का पावर -हाफ, माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे तो किधर जाएगा नीचे, दिस इज M का पावर +हाफ, दोनों का पावर हाफ हो गया, मतलब दोनों में रूट है, कॉमन रूट लगा दे दोनों के लिए, तो ये क्या बन गया K, दिस इज 1/L, और एक कॉमन रूट इधर आ गया टेंशन, इधर आ गया मास पर यूनिट लेंथ, ये फ्रीक्वेंसी है, चेक करिए, यही फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाया, हाँ, इसमें देखो, इसके पहले जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया टाइम वाला, क्या था वो फॉर्मूला, T इज इक्वल टू कितना आया था K √L/G, ये बनाया था ना इससे पहले के क्वेश्चन में, इसमें ये K की वैल्यू नहीं आई, यहाँ भी हमने डिराइव किया, यहाँ भी ये K की वैल्यू नहीं आई। डायमेंशनल एनालिसिस का यही एक लिमिटेशन है कि जब हम नया फॉर्मूला बनाते हैं इस मेथड का यूज़ करके, तो क्या कांस्टेंट लगना है वो नहीं पता चलता इससे, समझ आया, लेकिन कौन कौन सी क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन होगा वो क्वांटिटी बन जाती है, उसका रिलेशन बन जाता है, लेकिन डायमेंशन क्या, ये आपका कांस्टेंट क्या आएगा ये पता नहीं चलता।
कांस्टेंट पता करने के लिए हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे इस टाइम के लिए हमने कांस्टेंट लैब में एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से निकाला, 2 पाई आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 2 पाई। इसकी वैल्यू भी 2 पाई आती है, दूसरे एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस करके ये नहीं देता कांस्टेंट की वैल्यू। समझ आ रहा है? ये इसका क्या है, क्या है लिमिटेशन, ये क्या नहीं बताता, डायमेंशनल एनालिसिस क्या नहीं बताता, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। पहला लिमिटेशन हो गया ये। बोलो यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया ना। तो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन और एक्स एक्सिस एंड इट्स मोशन और इट्स स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है, एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर। कितना डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, उसके लिए ये 2 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। ठीक है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे रिलेट करता है उसके बारे में बात हो रही है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जो कांस्टेंट टर्म हमको दिख रहे हैं ABCD, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, सिर्फ ए और बी, इनका डायमेंशन क्या होगा, ए और बी का डायमेंशन निकालना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ABCD टाइम के अलावा जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही हैं उनका डायमेंशन निकालना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ भी मोशन, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें दिख रही हैं उसका क्या निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है। अब कैसे निकालोगे डायमेंशन, कैसे निकालना है डायमेंशन? कठिन जॉब हो गया क्या? घबराइए नहीं, हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, अगर एक फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल फार्मूला, तो उसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो इनके भी हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके। यहाँ हमने x लिया है तो x क्या चीज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है और ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। समझ आया? x किसके लिए यूज़ करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब ये एक ही फॉर्मूला है ना, तो इसमें जितने भी टर्म आएंगे उसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है भैया, लेंथ है। तो इसका डायमेंशन क्या, लेंथ। तो इस टर्म का भी डायमेंशन क्या होगा, ये भी क्या होगा, लेंथ। ये भी क्या होगा, लेंथ। लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा ना, और लेंथ लेंथ के ही इक्वल होगा, टाइम और मास के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ये चीज़ लेंथ है तो ये भी क्या होगी, लेंथ, और इसमें जुड़ेगा भी क्या, लेंथ। तो इस पूरे का डायमेंशन भी क्या, लेंथ, और इस पूरे का डायमेंशन भी क्या, लेंथ। तो क्या आप ए और बी का डायमेंशन नहीं निकाल सकते इसकी हेल्प से? बोलिए, नहीं बोलोगे? बोलो ना। देखो, डायमेंशन ऑफ एक्स क्या चीज है, लेंथ। इसका डायमेंशन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है जी, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हुआ, लेंथ। तो इसमें जितने टर्म बनेंगे हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है कि आपके फिजिक्स का प्रिंसिपल बोलता है, फिजिक्स का प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, AP पटेल। क्या, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। समझ आया? ओके। सो ये वाला टर्म लेते हैं, इस टर्म का नाम है AT²। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन दिखाने के लिए ऐसे इसको डब्बे में बंद कर दो। ये क्या होगा इसका डायमेंशन, लेंथ। ठीक है, अब ये तो अननोन है, इसका हमको निकालना है, फॉर एप्पल का। ये तो हम जान रहे हैं ना, ये कौन है, कौन, टाइम। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, AT, दिस इज पावर 2। समझ आया? दिस इज L। तो A का डायमेंशन कितना हुआ, ये T को उधर भेज दो। समझ आ रहा है? तो A का डायमेंशन क्या आया, L/T का पावर 2। और जब ये ऊपर जाएगा तो LT-2। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, ये डायमेंशन से पहचानो, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर क्या चीज़ बनता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, देखो, दिस इज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है,
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वेलोसिटी को क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ इधर आके ये, तो a इंटू टी क्या चीज बना? डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो ये भी क्या होगा, क्या बोल रहा था मैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया? इस तरह से a का डायमेंशन ये आ गया। क्लियर? अब हमको इसका डायमेंशन निकालना है। बताओ, b t का पावर 3, बोलो इसका डायमेंशन भी क्या होगा? क्या होगा इसका डायमेंशन? बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में, भूल जाते हो, गजनी से भी ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो तुम लोग। ये क्या चीज़ है? इसका डायमेंशन लेंथ, तो इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, तो क्या है इसका डायमेंशन? लेंथ। आप ये टाइम का तो जान रहे हो, क्या लिख देना है टाइम को? ये, तो टाइम को उधर भेजिए, बी का नहीं मिल गया आपको, क्या? LT -3। समझ आया? ये आ गया बी का डायमेंशन। कोई डाउट इसमें? बोलिए। नहीं है कि है? नहीं है? पक्का? हाँ, इनके बताओ, ये वेलोसिटी है और इसमें ABCD के डायमेंशन निकालने हैं। T इज रिक्वायर्ड फॉर टाइम। वेलोसिटी क्या होता है डायमेंशन वेलोसिटी का? LT -2 3 1। तो अगर ये LT -1 है तो ये भी क्या होगा? बोलो, क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी? एक इक्वेशन में जितने टर्म आएंगे हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो इसका डायमेंशन अगर LT -1 है तो इसका भी क्या होगा? LT -1, इसका भी, और इस पूरे का भी LT -1। समझ आया? तो यहाँ से आप मुझे A फॉर एप्पल का डायमेंशन तो बता ही सकते हो। पहले V का लिख लो, V का कितना? LT -1। तो A का डायमेंशन बताओ। समझ आ रहा है? A का डायमेंशन कितना होगा? LT -1। कोई डाउट है ना? अब ये नहीं पूछेंगे ये क्या है, ये भी वेलोसिटी होगा अगर इसका डायमेंशन ये है तो। ठीक, ओके। इसका बताओ BT का, BT का क्या लिखूं डायमेंशन? बोल छोरी, इस BT का डायमेंशन क्या होगा? LT -1। तो बताओ कितना बना डायमेंशन B का? B इज इक्वल टू, ये टाइम नीचे आ जाएगा, दिस इज टाइम, इसका डायमेंशन टाइम बना, वो नीचे आ गया, ये ऊपर गया तो दिस इज +1, ऊपर गया -1, -1 -1 -2, ये B का निकल गया। अब ये वाला टर्म देखो, अब ये थोड़ा सा लफड़ा है क्योंकि इसमें डिवीजन आ गया है ना, तो इसको अलग अलग बनाओ। अलग अलग कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? एक टर्म में दूसरा टर्म कब जुड़ेगा? जब वो सेम नेचर का होगा। मास के साथ क्या जुड़ता है? मास। लेंथ के साथ लेंथ, टाइम के साथ टाइम। ये क्या चीज़ है? और इसमें D जुड़ा है तो D क्या होना चाहिए? बोलो, बोलिए, क्या ये लेंथ हो सकता है? क्या ये वेलोसिटी हो सकती है? वेलोसिटी क्या टाइम में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, इसलिए इसको भी क्या होना चाहिए? टाइम। तो टाइम टाइम में जुड़ता है, इसलिए D का डायमेंशन आंख बंद करके क्या लिख दिए? बोलिए, टाइम। ये आंसर हो गया D का। समझ आया? बोलिए, आ रहा है तेरे? नहीं आ रहा है? क्या आया? क्या आया है? हाँ, वही आपस में जुड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अब बताओ, अब ये देखो D का डायमेंशन तुमको पता चल गया। दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, टाइम प्लस टाइम क्या आया? टाइम में टाइम जुड़ा, क्या आया? बोलो ना, टाइम में टाइम जुड़ेगा तो मास आएगा कि लेंथ आएगा कि टाइम ही आएगा? हाँ जी, तो बोलो ना मुंह खोल के, टाइम में टाइम जुड़ा, क्या आया? तो ये क्या चीज़ है नीचे डिनोमिनेटर में? टाइम। समझ आया? तो C अपॉन वॉट? C अपॉन टाइम। और इस पूरे का डायमेंशन क्या? इस पूरे का डायमेंशन LT -1। आ रहा है समझ? क्योंकि ये भी ओवरऑल क्या चीज़ है? वेलोसिटी। ये टर्म भी वही डायमेंशन रखेगा ना, जो इसका है, जो इसका है, जो इसका है, वही इसका भी होगा पूरे का। समझे? तो इस पूरे का डायमेंशन कितना?
एल टी माइनस वन, ये टी उधर भेज दो, ये टी का पावर -1 है, उधर जाएगा टी का पावर ए, ये टी यहाँ आ गया मल्टीप्लाई होके, यहाँ इमेजिन करो तो क्या हुआ, एल, ये थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू टी। हाँ बताइए, ये टाइम हम उधर भेज दे रहे हैं, दिस इज एल टी माइनस वन, ये टी गया उधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका पावर 1 इसका पावर -1, कितना हो गया 1 - 1 0, टाइम खत्म, सिर्फ क्या बचा एल। तो सी का डायमेंशन कितना आ गया, टाइम उधर भेज दिए, सी कितना आया एल। समझे कि नहीं समझे? और आप रख के देख लो, इसको एल रख के देख लो, इसको टी रख के देख लो, ये टी टी जुड़ के टी ही बना टाइम, दिस इज एल अपॉन टी, क्या एल टी माइनस 1 आ गया, सेट हो गया। तो ये ए बी सी डी के आपके डायमेंशन आ गया, ये और ये बना लोगे, बोलो पक्का? हाँ जी। इसके अलावा भी और बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ प्रैक्टिस में नहीं ले रहा हूँ और आपको बनाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको बनाने हैं, ये नोट करें।